एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे, क्योंकि विदाउट बेयर एक्ट ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इस प्रोविजन को समझना थोड़ा मुश्किल है और मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा इनके जो भी टेक्निकलिटी हैं उनको इंटरप्रेट कर पाना। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी मेरी तरह बेयर एक्ट लेके बैठे हैं। तो बेयर एक्ट जिनका इंग्लिश मीडियम है वो आप इंग्लिश मीडियम में रख लीजिए, जिनका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम में देख लीजिए। सो पहले सेक्शन 7 देखिए। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 बोथ आर रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। पहली चीज, स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है? रिलीफ के आगे हमने क्यों टर्म लिखा हुआ है स्पेसिफिक? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्चुअली जो रिलीफ प्रोवाइड करता है ना, हमें डिफरेंट एक्ट्स में आप देखते होंगे अलग अलग तरीके के रिलीफ मिले हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो जिस नेचर का रिलीफ होता है ना वो एक्चुअली स्पेसिफिक होता है। मीन्स अगर आपसे आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी और आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड है और आपको पता है आप किन किन मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। बहुत प्रैक्टिकली सोचिए, कानून हटा के रख दीजिए, आप कौन सी चीज़ों पर अपना अधिकार जता सकते हैं कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी है। पहले तो आपको मूवेबल पता होना चाहिए। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन, है ना, एनी प्रॉपर्टी विच कैन चेंज इट्स पोजीशन। ठीक, उसी फॉर्म में रहते हुए, इन इट्स वेरी फॉर्म, उसी फॉर्म ना बदले उसका, वही फॉर्म में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो चेंज हो जाए वो मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स आपकी कार आप एक जगह से दूसरी जगह भी उठा के रख दोगे ना, उसकी फॉर्म वही रहेगी। ये पेन, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मेरा बेयर एक्ट नोट जो हो गया एसआरए का, कोई बॉटल, कुछ भी ऐसी चीज। अब ये बताइए, दुनिया में पता नहीं कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, क्या आप सबकी पोजीशन के लिए क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये पता है किनका कर सकते हो। आप जिस कार के ओनर हैं, आप जिस घर के ओनर हैं, इवन घर तो नहीं होगा क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी को केवल डील करती है, हम केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप जिस कार के ओनर हैं, आपकी जो बुक है, ठीक है, आपके घर का कोई भी ऐसा मटेरियलिस्टिक आप कोई भी सामान देख सकते हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उसकी पोजीशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बात कह रहा है, अगर मान लो आप उसकी पोजीशन क्लेम कर सकते हैं, आप उसके लिए इंटाइटल्ड हैं और किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपसे वो प्रॉपर्टी छीन ली या ले गया, दे नहीं रहा, आपने एजेंट को दे दिया था, आपने बेलमेंट में दे दिया, किसी भी तरीके से आपने वो प्रॉपर्टी दे दी या वो ले गया और वो आपको वापस नहीं कर रहा, तो आपको क्या रिलीफ चाहिए होगा? अगर कानून भी हटा दो ना तो आपको एक ही रिलीफ चाहिए होगा, भाई मेरी चीज ना मुझे वापस करा दीजिए। बस यही है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। द रिलीफ इन वेरी स्पेशली जो जो जिस चीज से आपको डिप्राइव किया गया है एज इट इज सेम चीज आपको वापस दिलाना, ये है स्पेसिफिक रिलीफ। अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लिए आप इंटाइटल्ड हैं उससे आपको अगर डिस्पोजेस कर दिया, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन आपके पास होनी चाहिए लेकिन पता नहीं किसी और के पास है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको दिलाना। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड थे, फॉर एग्जांपल हम 5-6 की बात कर लें, अगर आपको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया तो स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगा? स्पेसिफिक रिलीफ होगा कि आपको उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पोजीशन दिलाया जाए जिसके कि आप हकदार हैं। ये होता है स्पेसिफिक रिलीफ। ओके, तो हमारे एसआरए में बड़ी सारे तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ दिए हैं। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। बेयर एक्ट निकाल लीजिए। अब देखिए, अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन, आप इस टर्म को अंडरलाइन कर सकते हैं। अ पर्सन इंटाइटल्ड सेक्शन 7 में रिलीफ उन्हीं को मिलेगा जो कि इंटाइटल्ड है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। बस यहीं पर रुक जाइए, आपको यहां पर तोड़ना है बेयर एक्ट को। अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो कि इंटाइटल्ड है, हु इज इंटाइटल्ड। अब आपको पता होना चाहिए इंटाइटल्ड का मतलब होता है हु इज लीगली इंटाइटल्ड। ठीक, उसको कानूनी रूप से अधिकार है उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए। तो इंटाइटलमेंट में कम, अब आपके पास इंटाइटलमेंट कैसे आ सकता है? आप कौन सी वो सिचुएशन होंगी जो आपको इंटाइटल्ड करेंगी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए? आपको हो सकता है कि आप उसके ओनर हो, आपके घर में जो कार खड़ी है ना, यू आर इंटाइटल्ड टू द पोजीशन। ठीक, आप उस कार की पोजीशन के लिए इंटाइटल हैं, लेकिन आपके बगल वाले घर में जो कार खड़ी है आप उसके लिए इंटाइटल नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर। सो सम टाइम इंटाइटलमेंट में कम फ्रॉम द ओनरशिप, क्योंकि आप उसके स्वामी हैं। दूसरा, सम टाइम आपके पास कोई चीज मॉर्गेज की हुई है, ठीक है, लीज पर है कोई चीज, या मान लीजिए अभी मॉर्गेज इमूवेबल में आ जाएगा, आप उसके ओनर हैं,
कई बार ओनरशिप से इंटाइटलमेंट आ सकता है, सम टाइम इंटाइटलमेंट में कम फ्रॉम दी बेलमेंट, आप उसमें मॉर्गेज में मत जाइएगा क्योंकि वो इमूवेबल में चला जाएगा, ओके। तो सम टाइम इंटाइटलमेंट में कम फ्रॉम दी बेलमेंट, आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेलमेंट में है, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, घड़ी संभलवाने के लिए दुकानदार के पास जो घड़ी रखी गई है तो उसके पास अधिकार है, आप अपनी गाड़ी संभलवाने के लिए मैकेनिक के पास छोड़ आए तो उसको अधिकार है कि वो आपकी गाड़ी की पोजीशन रखेगा, वो उसके लिए इंटाइटल है। सो अ पर्सन इंटाइटल, तो पहली तो इसेंशियल सेक्शन 7 की ये है कि सच पर्सन मस्ट बी इंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन ये है कि दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इट मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, डिस्टिंक्ट जिसका नेचर हो, जो अलग हो, स्पेसिफिक हो, वो हो गई स्पेसिफिक। मे रिकवर, तो ये उसको राइट दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इंटाइटल है उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए मे रिकवर, इट इज ऑप्शनल, उसको राइट है कि वो रिकवर कर सकता है, मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कि भाई आपको ये अधिकार दे रहे हैं कि आप इसकी पोजीशन को रिकवर कर सकते हैं, कैसे, in the manner which is prescribed in the civil procedure code. And what is the procedure prescribed in the civil procedure code means आपको जो भी person entitled, a person who is entitled for the possession of a specific movable property may file a suit under section 9 of the under section 9 of the civil procedure code. Okay, so section 7 इज ओनली अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन, ओके, ये केवल एक उद्घोषणा कर रहा है, केवल डिक्लेरेशन दे रहा है। आपका ये राइट तो ऑलरेडी सीपीसी में दिया हुआ है कि आप एक सिविल सूट, भाई आप इंटाइटल हैं, आप इंटाइटल हैं। सेक्शन 9 क्या बात करता है, अगर आपका लीगल राइट है वोलेट हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और आप उसमें सूट फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 केवल डिक्लेरेशन कर रहा है, तो भाई आप ऐसा डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन है। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही है ताकि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले कि भाई हमने डंडा उठाया और हम अपनी प्रॉपर्टी अपने दम पर लेके आएंगे, नहीं। कोई भी व्यक्ति, you may be the owner of the property, you may be entitled for the possession of that specific movable property, but you are not authorized to take the law in your hands, okay। आपको कानून ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं देता कि आप कानून अपने हाथ में लीजिए, बल्कि जो विधि का तरीका बताया गया है आप उसके माध्यम से आइए और अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पोजीशन को ले लीजिए। सेक्शन 7 की डिक्लेरेशन और इसका रैशनल ये है। अब इसमें दो एक्सप्लेनेशन बताए हैं, एक्चुअली इन दो एक्सप्लेनेशन का भी बताने का ऑब्जेक्ट यही है कि कोई इसमें ना कंफ्यूज हो जाए कि कोई व्यक्ति कैसे इंटाइटल होता है। इन्होंने बताया है कि इंटाइटलमेंट परमानेंट हो सकता है, स्पेशल हो सकता है वो ओनर हो सकता है वो बेलमेंट में आए। और ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन 1, अ ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम हिज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। देखिए ये बहुत सिंपल से कह रहा है कि मान लीजिए कई बार ना ट्रस्ट होते हैं, ठीक, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बच्चों के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया है ना, जो गरीब बच्चे हैं, और उस ट्रस्ट में उन्होंने कोई बस भी दे दी है ना कि भाई पिकनिक पे आप महीने में 3 बार आप पिकनिक पे इस बस से बच्चों को घुमाने ले जाएंगे, जू ले जाएंगे या जहां भी ले जाएंगे, ठीक। अब ये ट्रस्टी कह रहा है अ ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन। अब इस ट्रस्टी ने मान लीजिए बस किसी को दे दी थी या कोई ले गया था, तो ये जो ट्रस्टी में सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो मान लीजिए ये ट्रस्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पर पोजीशन वो एज अ ट्रस्टी रख रहा था, भाई जितने भी उसके यहाँ बस होगी, जो भी टॉयज होंगी या जो भी और सारी चीजें उसमें ट्रस्ट में दी गई होंगी, उन सब की पोजीशन इस ट्रस्टी के पास ही होगी क्योंकि अल्टीमेटली वही उसका मैनेजर होगा, ठीक। तो ये ट्रस्टी को पावर दी है सेक्शन 7 में कि भाई ये ट्रस्टी भी उस मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली बेनिफिशियरी के लिए दी गई थी। ऐसे ही आपका एक्सप्लेनेशन 2 है, ये भी बड़ा अच्छा है। स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। ये कह रहा है कि अगर किसी को स्पेशल और टेम्परेरी राइट भी मिले हैं, स्पेशल और टेम्परेरी राइट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी स्पेशल राइट से क्रिएट हो रहा है, किसी टेम्परेरी लाइक बेलमेंट से क्रिएट हो रहा है, हाँ बेलमेंट एक स्पेशल राइट है, ठीक। टेम्परेरी बहुत थोड़े समय के लिए उसको वो राइट क्रिएट हुआ है पोजीशन का, लाइक आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाइंडर ऑफ गुड को भी देखते होंगे, बेली भी होता है कि वो पोजीशन रखता है, ठीक। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो सामान को अच्छे से देखभाल करके रखेगा, उसकी टेक केयर करेगा, 151 वगैरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके रिलेटेड प्रोविजंस हैं। मान लो जो बेली था उससे कोई सामान ले जाता है तो उसको ये राइट है क्योंकि उसकी ड्यूटी थी बेली की, है ना। बेली इज ऑलवेज अंडर ड्यूटी टू टेक केयर द गुड इन द सेम मैनर
एज, ठीक, एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर वो ओनर होता तो जैसे सामान की देखभाल करता उसको वैसे ही रखना पड़ेगा सामान का ख्याल, ठीक है, भले से वो सामान बेलमेंट में हो। तो बेलमेंट से भी सामान मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे का अधिकार आपको मिलता है। तो अगर आपसे कोई छीन ले गया तो आपको राइट है, भले से आप बेली हैं, कि आप उसकी पोजीशन को वापस ले सकते हैं ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को। ओके, तो ये आपका सेक्शन 7 है। ठीक, अब सेक्शन 8 के बारे में बात करते हैं। ये बात कर रहा है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर। ये ऐसे व्यक्तियों की लाइबिलिटी बता रहा है जो वाकई में किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन में हैं बट नॉट एज अ ओनर। लेकिन वो ओनर नहीं है, बिकॉज प्रॉपर्टी की पोजीशन तो है बट वो ओनर नहीं है। टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू द इमीडिएट पोजीशन, जो व्यक्ति एक्चुअली उस प्रॉपर्टी के कब्जे में है, he is not the owner of the property, then that person may be compelled under section 8 to deliver the possession of such movable property to the person who is actually entitled to the immediate possession। ये कह रहा है जो व्यक्ति उस मूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे में है, ठीक, जिस पर उस संपत्ति का कब्जा है लेकिन वो ओनर नहीं है, तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि तुम ऐसे व्यक्ति को उसकी पोजीशन, उसका कब्जा दो जो कि वाकई में इसका हकदार है, इंटाइटल है। इंटाइटल फिर बता रहे हैं, इंटाइटल का मतलब होता है कि वो लीगल उसके पास राइट होना चाहिए। ठीक, अब देखिए एनी पर्सन, सेक्शन 8, एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन, आप लोग प्लीज ब्यारक लेके बैठिएगा तभी समझ आएगा। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति जिसके पास कब्जा है किसी पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी का और कंट्रोल है, विच ही इज नॉट द ओनर ऑफ विच, जिसका कि वो ओनर नहीं है, जिसका कि वो स्वामी नहीं है, मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली, अंडरलाइन द टर्म स्पेसिफिकली, उसको कंपेल किया जा सकता है, अंडरलाइन द टर्म मे है, शैल नहीं है। ठीक, मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली, उसको स्पेसिफिकली विनिर्दिष्ट रूप से कंपेल किया जा सकता है, विवश किया जा सकता है, टू डिलीवर इट, कि तुम इसको डिलीवर करो, किसको करो, टू द पर्सन इंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजीशन, जो उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए, इमीडिएट पोजीशन के लिए हकदार है, इंटाइटल है। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब वो कौन से केसेस, लाइक व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। ये कह रहे हैं डिफेंडेंट कौन है, मतलब मान लीजिए कोई मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, ठीक, इट मीन्स कि मिस्टर ए इंटाइटल्ड होंगे उसकी प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, लेकिन एक्चुअली मिस्टर बी डिफेंडेंट है उसके कब्जे में। ध्यान रखिएगा सेक्शन 8 के सूट में ये एसेंशियल एलिमेंट होता है कि जो व्यक्ति इंटाइटल्ड होता है ना, उसके पास पोजीशन नहीं होती है, बल्कि पोजीशन डिफेंडेंट के पास होती है। ठीक, तो ये कह रहा है कि व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट है ना, मिस्टर ए ने सूट फाइल किया फॉर द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक, विच इज इन द पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, और वो जो डिफेंडेंट है ना वो एक्चुअली उसका एजेंट या ट्रस्टी है। वो मतलब क्या हुआ, जो मिस्टर ए है, जो प्लेंटिफ है, वो प्रिंसिपल है, और जिसके पास प्रॉपर्टी है वो हो सकता है कि उसका एजेंट हो, उसने दिया लेकिन अब वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा उसकी वापस, या हो सकता है कि वो ट्रस्टी हो, है ना, हमने किसी ट्रस्ट में उसको वो मूवेबल प्रॉपर्टी दे दी थी, अब वो वापस नहीं कर रहा है, या वो गलत किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहा है, बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो भी ये राइट देता है क्लॉज ए कि भाई आप भले प्रिंसिपल हो तो भी आप अपने एजेंट से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ही ओनर हो ना, अल्टीमेटली यू आर इंटाइटल्ड फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये क्लॉज ए कहता है। क्लॉज बी कहता है व्हेन द कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। बहुत अच्छा क्लॉज है ये, ध्यान रखिएगा, मैंने ऊपर ही अंडरलाइन कराया था, स्पेसिफिकली टू डिलीवर। इट मीन्स सेक्शन 8 में ना मूवेबल प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक डिलीवरी होती है, मीन्स आपको वही चीज वापस करनी पड़ेगी जो आपके कब्जे में, आप उसका सब्सटीट्यूट नहीं दे सकते कुछ कि नहीं इसी के जैसा मैं मिलता दूसरा दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मैं इसकी जगह आपको पैसे दे रहा हूँ, नहीं, इट इज नॉट अलाउड। ये क्लॉज भी कह रहा है कि जब मनी कॉम्पनसेशन जो है वो वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ, अगर प्लेंटिफ कहता है कि नहीं भाई तुम मुझे कितना ही पैसा दे दो ना उस सामान के बदले में, बट ये जो मनी होगा ना, मनी फॉर्म में जो कॉम्पनसेशन है, इट इज नॉट द एडिक्वेट रिलीफ फॉर मी, हाँ, इन ल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी, इस सामान के बदले में ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे लिए इतनी कीमती है कि इसके लिए तुम क्या पैसे दोगे मुझे, मेरे लिए ये जो मनी फॉर्म में कॉम्पनसेशन तुम दोगे, इट इज नॉट द एडिक्वेट रिलीफ, तो भी कोर्ट
उसमें डिफेंडेंट से जिसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा है ना, उससे कहेगी कि प्लीज डिलीवर दैट प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली टू दी प्लेंटिफ। तो आपको वो स्पेसिफिक डिलीवरी, उसी सामान की डिलीवरी करानी पड़ेगी। अब क्लॉज सी में आइए, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। अगर सिचुएशन ऐसी है ना कि जहां बड़ा मुश्किल है कि अगर आपने वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को डिलीवर नहीं किया ना, मीन्स जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए, अगर उसने वो प्रॉपर्टी डिलीवर ना की तो उसकी वजह से जो प्लेंटिफ को लॉस होने वाला है ना, वो इस तरीके का लॉस होने वाला है। ये देखिए क्लॉज सी, ये बड़ा डिफिकल्ट होगा कोर्ट के लिए भी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब आप ही नहीं बता पाओगे मुझे कैसा डैमेज हो गया, इतना ज्यादा डैमेज। जब कोई भी चीज आपके लिए मतलब अमूल्य हो, प्राइसलेस, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते। ऐसी चीजें कौन सी होती हैं? जिनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है। कुछ लोग बड़े इमोशनल होते हैं, उनको आपने कोई गिफ्ट भी दे दिया ना, उसको बड़े संभाल के रखते हैं क्योंकि उनसे उनका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा है। आपकी मम्मी ने आपके लिए कोई स्वेटर बना दिया तो बड़ा आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक। किसी के हस्बैंड ने उसको कोई ज्वेलरी दी, कोई ज्वेलरी ना दी, कोई नॉर्मल सा कोई कुछ भी गिफ्ट दिया, हो सकता है उसके लिए बड़ा वो अमूल्य हो। आपके फादर ने आपको कोई गिफ्ट दिया, कोई ऐसी चीज दी। अब एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने भी सुना था इसको कहीं, और वाकई में ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप एकदम इससे बिल्कुल कनेक्टेड फील करेंगे। मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर हो गए, है ना, मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर या आपके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है, किसी के भी, कोई ऐसा व्यक्ति ले लीजिए जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे पेंटर थे, ठीक। उन्होंने बड़ी सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। अब वो पेंटिंग कोई ले गया कि भैया हमें अपने घर दिखानी बड़ी अच्छी है, वो वापस ही नहीं कर रहा, अब वो तो है नहीं। उनकी वो पेंटिंग बड़ी यूनिक है और आपका उनसे इमोशनल अटैचमेंट भी है उस पेंटिंग से, क्योंकि अब तो है नहीं हमारे, अब तो है नहीं मेरे ग्रैंडफादर जो दूसरी मेरे लिए बना के दे देंगे। मेरे लिए तो यही है, मुझे इसी को संभाल के रखना है। तो आप मुझे वही स्पेसिफिक जो पेंटिंग है वही डिलीवर करो, क्योंकि इसके ना डिलीवर करने से मुझे जो लॉस होगा ना, उसका कोई कीमत नहीं है। तो ये कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही मुझे या आपको किसी ने भी कोई ऐसी चीज दी हो जो आपके लिए आप उसको कीमत में नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट की बात आ जाती है, तो वहां पर भी कोर्ट कहेगी कि भाई इनको स्पेसिफिक डिलीवर करिए। अब आइए एक्सप्लेनेशन, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन जो है ना, एक्सप्लेनेशन एक कह सकते हो आप प्रिजम्पशन है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। ये कह रहा है कि देखो ऑब्वियसली ये चार बातें हैं। अगर प्लेंटिफ सेक्शन 8 में कोई भी सूट फाइल करता है, ठीक, सेक्शन 8 की सिचुएशन है, आपने सूट फाइल किया, एक सेकेंड, ठीक है, आपने सूट फाइल किया, तो ऑब्वियसली प्लेंटिफ को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, है ना, कि भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल है और ये अगर इससे लॉस हो जाएगा तो मनी फॉर्म में कॉम्पनसेशन मेरे लिए एडिकेट नहीं होगा, ये मेरा इमोशनल अटैचमेंट है तो मैं असरटेन नहीं कर सकता। या फिर क्लॉज डी कहता है, सॉरी क्लॉज डी रह गया, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ से, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आज जो प्लेंटिफ बना है ना, जो डिफेंडेंट से रिकवरी मांग रहा है, अगर उस प्लेंटिफ से बाय मिस्टेक वो चीज इनके पास डिलीवर हो गई थी और अब ये बड़े ढीठ हैं, वापस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक, वो चीज बड़ी मुश्किल बाय मिस्टेक उनसे डिलीवर हो गई प्लेंटिफ से। होता है ना, आपने ऑनलाइन को सामान मंगाया, है ना, और अपार्टमेंट में इस रूम की जगह उस रूम में डिलीवर करके आपने भी रख लिया, अब वो वापस ही नहीं कर रहा डिफेंडेंट, तो यहाँ पर प्लेंटिफ क्या करेगा कि बाय मिस्टेक हो गया, ठीक। और ऐसा ही प्रोविजन आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 72 में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक तो वहां पर रेस्टोरेशन कराना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, प्लेंटिफ कह देगा कि भाई ने बाय मिस्टेक मुझसे डिलीवर हो गया, मुझे वही चीज आप स्पेसिफिक डिलीवरी कराइए। अब आइए एक्सप्लेनेशन। अनलेस एंड अंटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, द कोर्ट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ दिस सेक्शन प्रिज्यूम। ये कह रहा है अगर क्लॉज बी और क्लॉज सी का मैटर है, मीन्स अगर प्लेंटिफ अपने प्लेंट में ये कहता है, ये असर्ट करता है कि कॉम्पनसेशन मनी फॉर्म में एडिकेट नहीं है और डैमेजेस को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि यस दैट कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिकेट रिलीफ। मतलब जो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में असर्ट किया है ना, कोर्ट उसको मान लेगी, मीन्स द प्लेंटिफ इज नॉट बाउंड टू प्रूव द एलिज्ड फैक्ट। जो उसने प्लेंट में कहे हैं वो उसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, रादर उसके लिखने से ही कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेगी।
दूसरा है कि जैसे ही प्लेंटिफ ने अपने प्लेंटिफ में लिखा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल डैमेज, तो भी कोर्ट मान लेगी कि हाँ ये मैटर ऐसा है कि इसमें बड़ा मुश्किल है। इट मीन्स क्या, द प्रेजम्पशन इज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। इट मीन्स क्या, इफ डिफेंडेंट वांट टू प्रूव कॉन्ट्रेरी और इफ डिफेंडेंट असर्ट कॉन्ट्रेरी, अगर प्रतिवादी कोई दूसरी बात कहता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम इनको प्रॉपर्टी डिलीवर करें, हम इनको मनी फॉर्म में कॉम्पनसेशन दे तो रहे हैं, वो मेरे पास, मैं आपको मनी फॉर्म में कॉम्पनसेशन दे रहा हूं, ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं है कि इनको वही चीज एज इट इज चाहिए, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द डिफेंडेंट। ओके, डिफेंडेंट के ऊपर ही बर्डन होगा, सबूत का भार डिफेंडेंट प्रतिवादी के ऊपर ही होगा, उसी को साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये केस ऐसा नहीं है जहां पर मनी फॉर्म कॉम्पनसेशन एडिकेट ना हो या फिर यहां पर डैमेजेस आप कोर्ट कैलकुलेट ही ना कर पाए। ओके, सो ये है प्रोविजन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।